हैं। सबसे पहले टपलू साहब, गंजू साहब, प्रेमी साहब, भट्ट साहब, सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। फिलिस्तीन में कोई मरता है तो पूरे भारत में शोक मनाया जाता है, और हमारे कश्मीर के लोग मारे गए और केवल कश्मीर के लोग शोक मना रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। मैं देख रहा हूं यहां बैठे हुए, कश्मीर के बाहर का कोई है क्या? नहीं। क्योंकि कश्मीर वाले मारे गए इसलिए दिल्ली वाले शोक नहीं मनाएंगे, यूपी के लोग शोक नहीं मनाएंगे, बिहार के लोग नहीं मनाएंगे, बंगाल के लोग नहीं मनाएंगे, तमिलनाडु के नहीं मनाएंगे। ठीक है, वो कश्मीर वाले मारे गए ना, इसलिए कश्मीर वाले शोक मनाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कार्यक्रम को हमने एक कश्मीर स्पेसिफिक बना दिया। वामपंथियों ने इसको ऐसा बना दिया कि केवल पंडित मारे गए। अरे हिंदुस्तान में जहां भी हिंदू रहते हैं वहां ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा 15 या 20% होते हैं, बाकी तो ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ट्राइबल होते हैं, यही तो होते हैं। हां, ये अलग बात है, पहले कश्मीर में उन्होंने ट्राइबल को कन्वर्ट किया, एससी को कन्वर्ट किया, एसटी को कन्वर्ट किया, ओबीसी को कन्वर्ट किया, बसते बसते जब थोड़े से बचे उनको पंडित कह दिया। ये जो कश्मीरी पंडित शब्द है कश्मीर वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भारत विरोधियों के लिए उस शब्द से उसको इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि वहां तो केवल ब्राह्मणों को मारा गया, जबकि सच्चाई यह है मरने वालों में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, कायस्थ भी हैं, सब लोग हैं। सवाल यह है कि जिस सोच ने 1990 में नरसंहार किया था, क्या 35 साल के बाद वो सोच खत्म हो गई क्या? जिस सोच ने 1947 में विभाजन कराया, जिस सोच ने 1989 में टिक्कालाल टपलू जी को मारा, जिस सोच ने 1990 में बाकी सबको मारा, क्या वो सोच खत्म हो गई क्या? जून के महीने में बांग्लादेशी हिंदू बहुत अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, और जुलाई के महीने में क्या हुआ? क्या हुआ जुलाई के महीने में? अरे जुलाई के महीने में वहां पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है। तो जो 1947 में हुआ वो 1989 में हुआ, वो 1990 में हुआ, वो 2024 में भी हो रहा है। इसका मतलब सोच तो खत्म नहीं हुई, सोच तो वही है, पाक नापाक की सोच तो जिंदा है, हराम और हलाल की सोच तो जिंदा है, नेक और काफिर वाली सोच तो जिंदा है। और जिंदा क्यों है? क्योंकि जिस स्कूल से वो सोच निकलती है वो स्कूल जिंदा है। जिस स्कूल में सिखाया जाता है वंदे मातरम कहना हराम है, भारत माता की जय कहना हराम है, होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम, संक्रांति मनाना हराम, भारत के त्योहार मनाना हराम, उन स्कूलों की संख्या कम नहीं हुई है, उन स्कूलों की संख्या बढ़ी है। जिन स्कूलों को मुगलों ने खोला था और जिन स्कूलों के कारण पूरी दुनिया में अशांति हुई है, जिन स्कूलों के कारण भारत में अशांति है, उन स्कूलों को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे पहली बार आप लोगों ने बुलाया। यहां से थोड़ी दूर पे संसद है और थोड़ी दूर पे सुप्रीम कोर्ट है।
माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इस भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर के हिंदुओं को कोई फंडामेंटल राइट है या नहीं है? कश्मीर के हिंदुओं को राइट टू जस्टिस है कि नहीं? राइट टू इक्वलिटी है कि नहीं? राइट टू लाइफ है कि नहीं? राइट टू लिबर्टी है कि नहीं? आतंकवादियों के लिए आप रात को कोर्ट खोलते हैं। आपको याकूब मेनन के फंडामेंटल राइट की चिंता है, दिल्ली में दंगा करने वालों के फंडामेंटल राइट की चिंता है, ड्रग स्मगलर के फंडामेंटल राइट की चिंता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों के फंडामेंटल राइट की चिंता है, अलगाववादियों के फंडामेंटल राइट की चिंता है, माओवादियों के फंडामेंटल राइट की चिंता है, नक्सलियों के फंडामेंटल राइट की चिंता है, जिहादियों के फंडामेंटल राइट की चिंता है। और कश्मीर के हिंदू जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, जो सर्व मंगल मांगल्य को मानते हैं, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरियसी को मानते हैं, उनके फंडामेंटल राइट की चिंता आपको नहीं। जो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, उनके फंडामेंटल राइट की चिंता नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि जो लोग कश्मीर में मारे गए उनके हत्यारों को कब फांसी होगी? माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, जज बताएं, जो लोग कश्मीर में मारे गए उन हत्यारों की 100% प्रॉपर्टी कब जब्त होगी? जो कश्मीर में मारे गए उनके हत्यारों की सिटीजनशिप कब खत्म होगी? वो भारत के नागरिकता से उनकी लिस्ट से उनका नाम कब हटेगा? मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इसको आप केवल कश्मीरी जेनोसाइड का मामला मत रखिए, यह हिंदू जेनोसाइड का मामला है। जब तक आप इसको कश्मीर का जेनोसाइड बना के रखेंगे, आप हिंदुओं का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। आप लोग अपने आप को क्यों केवल कश्मीरी पंडित कहते रहे? आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपको वो सारे फंडामेंटल राइट है जो राइट भारत के जजों को है, भारत के सांसदों को है, भारत के मंत्रियों को है। जो आधे से ज्यादा तो पकड़े ही नहीं गए, और जो पकड़े गए आज तक उनको सजा नहीं हुई। सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि गवाह नहीं मिल रहे, गवाहों के बयान नहीं हो पा रहे। मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछता हूं, आपके परिवार के सामने अगर किसी की हत्या हो जाए तो क्या आपके परिवार के अंदर इतनी हिम्मत है कि जाके कोर्ट में गवाही देगा? आप पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं, इसके बावजूद आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपकी पत्नी सोचते हैं क्यों गवाही देना, क्यों पचड़े में पड़ना, क्यों हमें कोर्ट जाना। और आप चाहते हैं कि कॉमन मैन आके गवाही दे, आतंकवादियों के खिलाफ आके गवाही दे, अलगाववादियों के खिलाफ आके गवाही दे। आप क्यों नहीं उनका नार्को टेस्ट करते, पॉलीग्राफ टेस्ट करते, ब्रेन मैपिंग करते, तीनों टेस्ट करके उनको सजा दे देते उठा के? इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण अलगाववादियों के, आतंकवादियों के, माओवादियों के, नक्सलियों के, जिहादियों के, मिशनरियों के, भारत विरोधियों के हौसले बुलंद हैं। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ लोग गवाही देने से डरते हैं, और डरते इसलिए है कि भारत में लाखों गवाहों की हत्या हो चुकी है। अरे आतंकवादी के खिलाफ गवाही देने से तो मैं कह तो रहा हूं ना, एक बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जहां सांसदों का परिवार मार्केट में था, उनके सामने हत्या हुई है, लेकिन कभी सांसदों के परिवार ने गवाही नहीं दिया, जबकि वो पुलिस की सुरक्षा में रहते। ये जो नौकरशाह है, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे कप्तान है, चाहे कमिश्नर है, क्या उनके परिवार के अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर उनके परिवार के सामने कोई चेन स्नैचिंग हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, वो जाके गवाही देंगे क्या? नहीं देंगे। जब वो खुद गवाही देने से डरते हैं तो कॉमन मैन को क्यों नहीं डर लगेगा? डर लगेगा। हर व्यक्ति सोचता है 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आतंकवादियों, जिहादियों और कि फंडामेंटल राइट कितनी चिंता क्यों है? जो कानून अच्छे लोगों के लिए वही कानून बुरे लोगों के लिए। अच्छे लोगों के खिलाफ
तो गवाही लोग दे सकते हैं, बुरे लोगों के खिलाफ दे सकते हैं क्या? देवता के खिलाफ तो लोग बोल सकते हैं, दानव के खिलाफ बोल सकते हैं क्या? इंसान के खिलाफ तो लोग बोल सकते हैं, राक्षस के खिलाफ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। दुख मुझे इस बात का है, 35 साल बीत गए। टीकालाल टपलू साहब को 35 साल हो गए। उसके बाद जो गंजू साहब मारे गए, भट्ट साहब मारे गए, पंडिता जी मारे गए, गिरजा जी मारी गई, सबको लगभग 34 साल 35 साल हो चुका है। आप में से मुझे बताया कौल साहब ने कि आपके भाई की हत्या हुई थी, आपके भाई की हत्या हुई थी, मुझे बता रहे थे। मतलब जिस भारत में जस्टिस विद इन आवर होता था, जिस भारत में जस्टिस विद इन डे होता था, जिस भारत में जस्टिस विद इन मंथ होता था, जिस भारत में जस्टिस विद इन वीक होता था, उस भारत में जस्टिस विद इन मतलब डिकेड्स क्रॉस होने के बाद भी कहीं न्याय की कोई आशा नहीं दिख रही। जिस भारत में अपराधियों को हाथी से कुचलवाया जाता था, रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जजमेंट का तरीका था, जो हत्या करे उसको हाथी से कुचलवा दो, जो भ्रष्टाचार करे उसका हाथ पैर बांध के उसको नर्मदा जी में डलवा दो। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 4 कैटेगरी हुआ करती थी। जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय, ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, जस्टिस विद इन डे, दिन भर के अंदर फैसला। 3rd कैटेगरी बहुत कम हुआ करती थी, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस 4 ही 6 केस ऐसे मिलते हैं जहां जस्टिस विद इन मंथ हुआ, एक महीने के अंदर फैसला हो गया।